नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और वापस से एक और वीडियो में जहां पर हम पता लगाते हैं लगातार एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमको देखने को मिल सकते हैं और बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। दोस्तों, जिससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में लेक्चर नंबर 27 है। जी हाँ, इससे पहले 26 लेक्चर हो चुके हैं और मैं उसमें मल्टीपल काफी सारे क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर चुका हूं। अब तक मोटा मोटा इस सीरीज में लगभग 100 या 100 नहीं कहूं तो मिनिमम 80 से 100 के बीच में क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। और एक बहुत बड़ी एक समस्या है एस्पिरेंट्स के बीच में, लगातार मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर इस सीरीज में वीडियो आप सारी एक साथ बना के क्यों नहीं डाल देते। तो देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सीरीज कोई नॉर्मल एमसीक्यू सीरीज नहीं है जहां पर हम किसी भी टॉपिक के ऊपर 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर सोचते हैं कि उसमें से 10-12 एग्जाम में आ जाए। ये सीरीज जो है बहुत ही स्पेसिफिक सीरीज है। एमपीपीएससी के फील्ड में अभी तक इस प्रकार की कोई भी सीरीज कहीं भी यूट्यूब पे नहीं चल रही है, क्योंकि ये बहुत, कहते हैं ना, मिनिमलिस्टिक। मिनिमलिस्टिक क्या होता है कि बहुत कम में हमारा पूरा काम हो जाए। तो ये वो बहुत कम में पूरा काम कराने वाली सीरीज है। तो मैं जो वीडियो आज से 10 दिन बाद शूट करना वाला हूं, या जिस कंटेंट को मैं आज से 10 दिन बाद बनाने वाला हूं, तो मैं उसको कैसे आज ही वर्तमान में सब कुछ समेट के उसको एक जगह दे दूं, तो वो चीज़ संभव नहीं होती है। तो आप इस सीरीज़ की अहमियत समझिए, इस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट समझिए। ये कोई मैराथन सीरीज़ नहीं है, ये कोई एमसीक्यू सीरीज़ नहीं है। हम एक एक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाते हैं, उसे एनालिसिस करते हैं और उसमें थोड़ा सा बैक एंड में काम भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी रैंडम सा क्वेश्चन उठा लिया, पूरा देखना पड़ता है पिछले 4-5 साल का उसका सिनेरियो कैसे आया है, क्या आया है, तब जाके फिर उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये सीरीज है ही छोटी 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 वीडियोस, 5-5 6-6 मिनट की वीडियोस, 8-8 10-10 मिनट की वीडियोस, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से सीरीज को आप एंजॉय करिए। और इसी सीरीज के साथ साथ हमारी एक और सीरीज चल रही है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। नए सिलेबस में प्रीलिम्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, चाहे वो यूनिट 1 के हों, चाहे यूनिट 6 के हों, या कहीं और भी यूनिट के हों, उन सभी को भी मैं लगातार एक सेपरेट सीरीज में, न्यू टॉपिक्स वाली सीरीज में करवा रहा हूं। तो आप उन लेक्चर्स का भी लुफ्त उठा सकते हैं और आप इस सीरीज के लेक्चर का भी बहुत अच्छे से लुफ्त उठा सकते हैं। ठीक है, आइए, आज मैंने किस चीज को टारगेट किया है? आज मैंने टारगेट किया है बायोलॉजी को। बायोलॉजी कौन सी यूनिट में आती है? यूनिट नंबर 7। जब सिलेबस पुराना था तब भी यूनिट 7 में ही आती थी, और जब नया सिलेबस आया 2024 में तब भी बायोलॉजी का सेक्शन यूनिट नंबर 7 में है। और दोस्तों, अब ये यूनिट नंबर 7 का जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है, अब ये इजी क्वेश्चन नहीं उठाता, अब ये टफ क्वेश्चन उठाता है। उसका मैं आपको एक नमूना दिखाता हूं, जरा यहां पर ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये क्वेश्चन आया था 2023 में, और आप सोचते होंगे कि ये पूरी जो सीरीज है मैं उसमें ज्यादातर 2023 और 22 को ही क्यों पकड़ता हूं, बिकॉज ज्यादा पीछे जाने का भी मतलब नहीं है। फिर अगर हम 2019 के आसपास पहुंच गए तो फिर हम बहुत ही ज्यादा ओल्ड सिलेबस में चले जाएंगे, तो बहुत ज्यादा भी पीछे हमको नहीं जाना है। यही 3-4 साल के हर कैटेगरी के क्वेश्चन को उठाना है और उससे क्या क्या कहां कहां बन सकता है वो आपको बताना है, ताकि आप भी सीखो। देखो, मेन है आपका सीखना जरूरी है, कि आपको आइडिया लगना शुरू हो कि भाई क्वेश्चन आखिर बनते कैसे हैं। आप सीख गए तो आप ये काम खुद अपने लिए करने लग जाओगे, लेकिन इसमें समय लगता है, सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी लगातार हर वीडियो में से। तो आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल भी इजी कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो ये क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए, देखो, क्वेश्चन को घर पे आके सॉल्व करो, गूगल पे देखने के बाद सॉल्व करो तो सब इजी लगता है, लेकिन ना तो ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी का है, ना ये क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी का है, ये डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। मेरे अनुसार ये डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन फंसा भी था क्योंकि इसका आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा था। एमपीपीएससी को खुद ही इसका आंसर डायरेक्टली समझ में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि जो उन्होंने क्वेश्चन दिए थे। अब सुनो, एक शब्द होता है ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोक्लास्ट का संबंध इनमें से किससे है? हड्डी के निर्माण से है,
या बेसल लेमिना सेक्रीशन, ये तो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट हो गया, इसको तो वैसे ही हटा दो। उसके बाद बोन फ्रैक्चर, जिस व्यक्ति ने डीप में बायोलॉजी नहीं पढ़ी है मेंस लेवल की, उसको तो ये पॉइंट वैसे भी समझ में नहीं आने वाला। उसके बाद मसल रीजेनरेशन, यानी कि मांसपेशियों का मतलब पुनर्निर्माण होता है, मसल रीजेनरेशन। तो इन बेसिकली ए सी और डी में से ज्यादातर जो है कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, लेकिन एमपीपीएससी की तरफ से इसको भी ठीक माना गया और एमपीपीएससी की तरफ से इसको भी ठीक माना गया। तो मतलब फंस गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ही डिलीट होने की परिस्थिति हो गई। तो देखो ऑस्टियोक्लास्ट को समझने के लिए ना आपको एक और शब्द समझना पड़ता है इसी के साथ, ऑस्टियोब्लास्ट। ये राम लखन है या करण अर्जुन है जो आप कह सकते हो, ठीक है। अब सुनना होता क्या है जनरली, देखो हड्डी टूटने से तो मेरे हिसाब से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो अगर आप बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके देखो, बोन फ्रैक्चर, हड्डी का टूटना अलग ही चीज होती है, तो उससे इसका कोई संबंध है ही नहीं किसी भी तरीके से, ठीक है। अब सुनना ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है। ऑस्टियोब्लास्ट बेसिकली क्या करता है, मान के चलो यहां पर हम एक हड्डी को जो है बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि समय के साथ हमारी जो बोन्स होती हैं उसमें भी कुछ डेड सेल्स हो जाते हैं, जैसे हमारी स्किन, त्वचा पे कुछ डेड सेल्स हो जाते हैं, ऐसे ही हमारी बोन पे समय के साथ कुछ ना कुछ डेड चीजें जमा हो जाती हैं जिनको हटाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो पुरानी चीजें हटेंगी नहीं तो बोन नई तरीके से अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगी, समझ रहे हैं आप। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो हमारी हड्डी पर जो डेड सेल्स जमा हो गए हैं, तो इन डेड सेल्स को हटाने के लिए, इन डेड सेल्स को क्या करने के लिए, इन डेड सेल्स को हटाने के लिए कौन काम करता है, तो वो काम करता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो आपके प्रश्न में आया था। तो एक बात बताओ, हड्डी के ऊपर से जो डेड चीजें हैं उनको हटाना, तो क्या इसका मतलब बोन फ्रैक्चर है क्या? कोई सेंस ही नहीं बनता किसी भी तरीके से। अब देखो ऑस्टियोक्लास्ट अकेले काम नहीं करता, ऑस्टियोक्लास्ट ने अपना काम कर दिया, जो बेकार बेकार चीजें हैं उसको हड्डी पे से हटा दिया। अब काम किसका चालू होगा, अब काम चालू होगा ऑस्टियोब्लास्ट का। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे कि मान के चलो ऑस्टियोक्लास्ट ने इतना सेक्शन जो था हड्डी के आसपास से उसको हटा दिया, तो इसको भरना भी जरूरी है, पुरानी चीज आपने हटा दी, नई चीज से भरो तो सही, नहीं तो हड्डी कमजोर हो जाएगी। तो अब इसको भरने का काम कौन करेगा, इसको भरने का काम कौन करेगा, तो इसको भरने का काम करेगा ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, हड्डी पे से डेड चीजों को हटाता है, और ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, उसी चीज को फिर वापस से पहले जैसा नया बना देता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट दोनों आपस में मिलके बोन फॉर्मेशन में काम करते हैं, हड्डी के निर्माण में काम करते हैं। तो उसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्टली सही होना चाहिए था, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए था। ना जाने क्वेश्चन क्यों फंसाया गया बेवजह, कहीं पर ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर सी दिया, लेकिन कोई सेंस ही नहीं है। कहाँ हड्डी के टूटने की बात हो रही है, हड्डी का टूटना कहीं है ही नहीं, फ्रैक्चर से कोई लेना देना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से आप सोचो कि अब जो है टफ क्वेश्चंस आने लगे हैं यूनिट 7 में बायोलॉजी वाले सेक्शन से। तो आओ देखो यहां पर मैं आपके लिए कौन सा क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत आराम से इसको देखना। एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है GnRH हार्मोन। गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये पूरा हार्मोन का नाम है। और क्वेश्चन सिंपल है कि जो GnRH हार्मोन है, इसे इनमें से कौन सा ग्लैंड, कौन सी ग्रंथि बनाती है, काम खत्म। पहले इसकी फुल फॉर्म आप देख लो, मैंने क्वेश्चन में ही डाली है, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है ये? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। व्यक्ति सबसे बड़ी गलती क्या करता है, इस शब्द को खा जाता है, तो वहीं सारा झमेला हो जाता है। बिकॉज अभी डिफरेंस समझाऊंगा क्यों है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि GnRH हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा, किस ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन सा होगा? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, अब सुनिए काम क्या है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या बना रहा है? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड बना रहा है बॉस GnRH हार्मोन। GnRH हार्मोन जो है ये बना रहा है। अब ये इसका नाम समझो, एक ऐसा हार्मोन
जो गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाए। सुनना, जीएनआरएच हार्मोन आपने सुना, तो इसका काम क्या है? इसका ये एक ऐसा हार्मोन है जो गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाता है। तो मतलब गोनाडोट्रोपिन कहीं और से रिलीज होता होगा, तो गोनाडोट्रोपिन कहां से रिलीज होता है? तो गोनाडोट्रोपिन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से। गोनाडोट्रोपिन गोनाडोट्रोपिन रिलीज कहां से होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब फंक्शन समझना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने जीएनआरएच हार्मोन बनाया और इस हार्मोन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड ने गोनाडोट्रोपिन को बनाया। तो दोनों चीजें डिफरेंट है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि गोनाडोट्रोपिन, सिर्फ एक शब्द गोनाडोट्रोपिन, ये कौन बनाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो एक लास्ट बार और सुन लो, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाया, शॉर्ट में जीएनआरएच, और इस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन बनाया? गोनाडोट्रोपिन बनाया। तो सिर्फ गोनाडोट्रोपिन, पिट्यूटरी ग्लैंड, और पूरा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच, तो वो कौन सा हो गया? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर मैंने जनरल आपके लिए एक इमेज कनेक्ट करी है, आपको दो चीजों के बीच में डिफरेंस समझाने के लिए। हमारी बॉडी में दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन का ही मैंने यहां पे आपके लिए लिखा है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन, और एक दोस्तों होता है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन। अब दोनों में डिफरेंस समझ लो। यहां पर आपको जितनी भी ग्रंथियां दिख रही हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, याद रखना इसका शॉर्ट फॉर्म HPP, ये तीनों ही आपके ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, HPP। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे थायराइड, पैराथायराइड, जितने भी आपको नीचे तक यहां पे ग्लैंड दिख रहे हैं, ये सारे ग्लैंड कौन से? एंडोक्राइन अंतःस्रावी। अब ये करते क्या है? देखो, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना, ये जो भी हार्मोन बनाते हैं इसको डायरेक्टली आपकी रक्त धारा में, आपकी ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देते हैं। ये किसका काम होता है? एंडोक्राइन का, कि वो डायरेक्टली उसको आपकी ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देगा, आपकी रक्त धारा में छोड़ देता है। ये एंडोक्राइन का काम होता है। ठीक है, तो बस यही बेसिकली एक छोटा सा डेफिनेशन मैं आपको देना चाहता था, इसलिए इसको जो है यहां पर अटैच कर दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली क्या होता है? एक्रोमेगाली क्या होता है? तो आइए देखते हैं। एक्रोमेगाली का मतलब क्या है? कि हार्मोन की नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, या फिर हार्मोन की कम ग्रोथ हो रही है, या फिर हार्मोन की बहुत ज्यादा ही ग्रोथ हो रही है, या फिर हार्मोन की ग्रोथ हो ही नहीं रही, बिल्कुल जीरो है। ऑप्शन सारे सिंपल हैं। एक्रोमेगाली का आपको मतलब बताना है कि एक्रोमेगाली क्या होता है। तो एक्रोमेगाली में ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ग्रोथ हार्मोन काफी कम बन रहा है, या फिर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा ही बन रहा है, या फिर ग्रोथ हार्मोन बन ही नहीं रहा। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है, एक्रोमेगाली शब्द का मतलब होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज्यादा ही बन रहा है, काफी एक्स्ट्रा बन रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बन रहा है, और ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसा होता है। ये देखिए, ये आपने द ग्रेट खली देखा है? द ग्रेट खली, उनका कद काठी, चेहरा वेहरा देखो, आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा। हर चीज, हाथ पैर उंगलियां एकदम बड़ी बड़ी सी, नॉर्मल इंसान से बहुत अलग ही बिल्कुल बनावट है। तो उनको भी यही एक्रोमेगाली की समस्या है। तो आप देखिए, ये नॉर्मल साइड है चेहरे की, और ये देखिए कितना फेस का साइज जो है इंक्रीज हो गया है। तो ये ग्रोथ हार्मोन जब बहुत ज्यादा हो जाता है, जब बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं मेडिकल में? एक्रोमेगाली। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ हार्मोन से संबंधित है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आज इसका। तो अब यही है यार कि आड़े टेढ़े कितने क्वेश्चन करवाएं, धुड़ धुड़ के लाना पड़ता है, चुनिंदा चीजें लेके आनी पड़ती हैं, तो उसमें टाइम जाता है। और बेसिकली वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इस सीरीज का सिर्फ यही पर्पस है
कि आपको सिखाना कि आप खुद कैसे क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर सकते हो। इस सीरीज का कोई और उद्देश्य नहीं है, सिर्फ इतना है आप सीख जाओ कि भैया स्मार्ट तरीके से अपने को कैसे कैसे काम करना है। और इसके अलावा अगर कोई आप उद्देश्य देखना चाहते हो तो बस यही है कि 4-5-10 मिनट में आपका एक मूड एकदम रिफ्रेश हो जाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई हो जाए और थोड़ा माइंड ग्रो करे, है ना। चलो, अब एक और शब्द है जो बड़ा पॉपुलर है, और ये सारे क्वेश्चन कहां से उठाए हैं वो भी बताऊंगा। ऑस्टियोक्लास्ट वाला जो आपने क्वेश्चन देखा था ना वो, और 2022 में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, मुझे एकदम क्लिक नहीं हो रहा, अरे यार, ये ऑस्टियोक्लास्ट वाला, और 2022 और 21 में भी ऐसे क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के जो इन्होंने क्लास 11th की बायोलॉजी की किताब से उठाए थे। जनरली जहां तक व्यक्ति पहुंचता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, क्लास 11th बायोलॉजी। और जनरली क्लास 11th बायोलॉजी में टोटल 22 चैप्टर है, और 22 में से ज्यादातर ये जो क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 15 से चैप्टर नंबर 22 के बीच में थे, जो क्वेश्चंस पास्ट में बने थे। और जो क्वेश्चंस मैंने आज बनाए हैं ये भी वही क्लास 11th की बायोलॉजी की किताब है, और 22 चैप्टर में से 15 से 22 तक का जो रेंज है वहां से इन क्वेश्चंस को उठाया है आपके सिलेबस को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद डिजीजेस के क्वेश्चन काफी आते हैं। आपने प्रीलिम्स पहले अगर 1-2 बार दिया हुआ है तो आप भली भांति जानते हैं, आपको इसके लिए किसी की प्रूफ की भी जरूरत नहीं है। बीमारियों के, ये बीमारी किससे होती है, बीमारी किससे होती है, तो ऐसे ही एक नाम होता है ग्रेव डिजीज। क्या होता है? ग्रेव्स रोग। अब ये किस चीज की वजह से होती है? हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि जो आपका थायराइड हार्मोन होता है वो कम बना रहा है। हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि जो थायराइड हार्मोन है वो ज्यादा ही थायराइड बना रहा है। या फिर डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस, इसका संबंध जो है पेंक्रियाज से होता है। पेंक्रियाज जब इंसुलिन बहुत कम बनाता है, जो हमारा पेंक्रियाज होता है जब वो इंसुलिन बहुत कम बनाता है, इंसुलिन कम बनाता है तो हमारी बॉडी में जो शुगर है, जो हमारी बॉडी में शुगर है, जो ग्लूकोज है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। उसी को तो डायबिटीज कहते हैं। तभी तो फिर वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को कंट्रोल रखता है, ठीक है। या फिर हाइपर इंसुलिनेमिया। हाइपर इंसुलिनेमिया, तो हाइपर इंसुलिनेमिया क्या होता है? यहां पर इंसुलिन कुछ हद से ज्यादा ही बन रहा होता है। यहां पर पेंक्रियास क्या करता है? आपका इंसुलिन हद से ज्यादा बनाता है। तो अगर हद से ज्यादा इंसुलिन बनेगा तो आपकी बॉडी में जो एक गुड शुगर लेवल है वो भी क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो इसमें समस्या होती है हाई शुगर की, इसमें समस्या होती है लो शुगर की, ठीक है। दोनों ही बेकार है अपने लिए। तो ये जो ग्रेव डिजीज है दोस्तों, पूरा एक्सप्लेनेशन तो हो गया। ग्रेव डिजीज का संबंध होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, यहाँ पर बटरफ्लाई जैसी शेप होती है जिसकी, ये भी पूछ सकता है कैसी शेप होती है, बटरफ्लाई जैसी शेप होती है। तो थायराइड जब बहुत ज्यादा ही बड़े लेवल पर हार्मोन बनाने लगता है तो इससे जो समस्या होती है उसको हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। और इस समस्या में जो हमारी आंखें हैं ना, बिल्कुल कंचे की तरह बाहर निकल जाती हैं। तो जब आंखें कंचे की तरह बाहर निकल जाती हैं तो इसी को ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स रोग के नाम से जाना जाता है। देखने में कैसा लगता है? ये कुछ इस प्रकार दिखता है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से जो आंखें हैं वो एकदम बल्ज आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आज का ये वीडियो जो है समाप्त होती है। बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। एंजॉय अगर आप कर रहे हैं तो अपने ऐसे दोस्तों के साथ, ये जो मैं 2 सीरीज चला रहा हूं, एक तो सारे नए टॉपिक्स को हम कंप्लीट करवा रहे हैं, वहां पर थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों रहता है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन। एक वीडियो देख ली, टॉपिक खत्म, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। और एक वो सीरीज हो गई और एक ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज हो गई। अब ये 2 सीरीज उन दोस्तों मित्रों के साथ ज्यादा शेयर करो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनके पास रिसोर्सेस की कमी है, या जो कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करो। क्या पता उनको भी, जहां से भी उन्होंने पढ़ाई करी है या कर रहे हैं, क्या पता उनको भी इस वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगे, उनके लिए भी काम आ जाए ये चीज, ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अब हाँ, एक और चीज करूंगा कि इस सीरीज में, जैसे नए टॉपिक वाली सीरीज में डेली ऑलमोस्ट लगातार लेक्चर आ रहे हैं, इस सीरीज में भी अब हम प्रयास करेंगे। अब एक ही व्यक्ति कितना डाइवर्ट करे, कैसे, मैं समझ नहीं पाता। कभी कभी वो वन मैन आर्मी वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कभी कभी सता भी देता है, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि आपके प्रीलिम्स आने से पहले कम से कम इस सीरीज में कुछ नहीं तो गिरी से गिरी हालत में
60-70 वीडियोस हों, और 60-70 वीडियोस अगर इसमें हो गई तो लगभग आप मान के चलो 2 से 2,500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत भली भांति जो है अपनी हो जाएगी। 60 तक का तो मैंने टारगेट लिया था, तो पूरा वहां तक पहुंचने का पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।